मैं लड़ूंगा भाई, बंगाल लड़ूंगा, यूपी लड़ूंगा, भारत का हर इलेक्शन लड़ूंगा। मुझे क्या पूछना पड़ेगा किसी से मैं लड़ूं या ना लड़ूं? पूरे 5 साल में अगर किसी पॉलिटिशियन को अगर गाली दी गई है तो अगर आप टॉप 3 निकालेंगे तो टॉप 3 में हमारा नंबर आएगा। क्या क्या आपने कुछ बाकी नहीं रहा ना बोलने के लिए? आपको बी टीम, सी टीम, वोट कटवा, पैसे लेते हैं, गुनाह करते हैं। मध्य प्रदेश में तो मैं नहीं लड़ा, मैं क्या उड़ के गया था मध्य प्रदेश में? गुजरात में नहीं लड़ा। कैसे हार गए भाई? कर्नाटका हार गए। कितना बोले आप, बोलिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई ये समझ रहा है कि भारत में सीमांचल का वोटर किसी का गुलाम है या नौकर है, तो हम उसके जहन के जालों को साफ कर दिए। जाकर बैठ गए शिवसेना के गोद में, हम तो नहीं बैठे ना। ये जो अपने आप को ये समझते हैं कि बस हम ही जिंदा रखें सेकुलरिज्म को, हम उनसे कहना चाह रहे हैं कि भाई साहब बस करिए, आप नहीं जिंदा रखें सेकुलरिज्म को। आप खाली टीवी स्टूडियो में बैठकर ज्ञान देते हैं, जमीन पर आप नहीं जाते। आप इनका सिर्फ एक आर्टिकल लिख दो अखबार में, टीवी पर जाकर बयान दे दो और ओवैसी को गाली दे दो। बिहार प्रदेश में MIM पार्टी को बिहार की जनता ने ना सिर्फ अपने वोटों से बल्कि अपनी मोहब्बतों से इतना नवाजा कि मेरे पास अल्फाज नहीं है कि कैसे मैं उनका शुक्रिया अदा कर सकूं। मगर मैं सबसे पहले अल्लाह सुब्हाना व तआला का शुक्रिया अदा करता हूं कि अल्लाह के फजल व करम से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को एक तारीख़ी कामयाबी बिहार में मिली है। मैं साथ ही साथ जो हमारे बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं जनाब अख्तर उल ईमान साहब का और जनरल सेक्रेटरी आफ्ताब साहब का, आदिल साहब का और तमाम बिहार के मेरे पार्टी के ज़िम्मेदारों का शुक्रिया अदा करता हूं कि उनकी बड़ी सख्त जिद्दोजहद और मेहनत रही और उसी मेहनत का नतीजा रहा कि आज हमको एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई। साथ ही साथ में हमारे जो MIM पार्टी के ऑब्जर्वर जनाब माजिद साहब, जो हैदराबाद के साबिका मेयर रहे हैं, जो पिछले 5 साल से रेगुलर बिहार को जा रहे हैं और अख्तर उल ईमान साहब के साथ उन्होंने पार्टी को मजबूत किया है, मैं उनका और जो हैदराबाद से, महाराष्ट्र से इम्तियाज़ जलील साहब आए, डॉक्टर गफ़ार क़ादरी, सैयद मोइन, फ़िरोज़ लाला और उत्तर प्रदेश से हमारे शौकत साहब, ये तमाम लोग वहाँ पर आकर कई दिन 20 दिन कैंप किए, मेहनत किए, इनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं इस मौके पर जनाब कुशवाहा साहब का, बहन मायावती का, देवेंद्र यादव साहब का, राजभर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम लोग उनके साथ ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट बनाए, हमने साथ इलेक्शन लड़ा। और मैं सीमांचल की जनता का दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब किया। और मैं उनको तयक़ुन देना चाहता हूं कि हमने हमेशा इस बात को कहा है कि जब हमने बिहार में अपनी सियासी सफ़र का आगाज़ किया तो हम इस बात का वादा किए थे और आज भी हम ये कह रहे हैं कि हम सीमांचल से इंसाफ कराएंगे। सीमांचल की सरजमीन पर बसने वालों से पिछले 60 साल से इंसाफ नहीं हुआ। वो ना सिर्फ बिहार बल्कि पूरे भारत का सबसे पिछड़ा इलाका है, इसीलिए सीमांचल से इंसाफ की लड़ाई ये जारी रहेगी। मैं साथ ही साथ बिहार की जनता का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस कोरोना के वायरस के दौरान भी निकल कर अपने वोट का इस्तेमाल किया। ये बड़ा ही उनका बेबाकी का काम था और बड़ा ही बहादुरी से उन्होंने निकल कर भारत की जमहूरियत को, बिहार के जमहूरियत को इलेक्शन में हिस्सा लिया। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। सर, ये आपने बिहार में आमद की थी, उस सीट को, किशनगंज की सीट को आप आ गए, क्या करोगे? मैंने ऐसा कहा अभी कि यकीनन कोई ना कोई कमज़ोरी होगी, खामी होगी, जिसकी वजह से हमने वहाँ की आवाम का एतमाद हासिल नहीं कर सके। इस पर हम बैठकर बात करेंगे जनाब कमरुल्लाह साहब से और उन कमज़ोरियों को दूर करेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम दोबारा उस सीट को, उस पर कामयाबी हासिल करेंगे। सर, आप तो तकरीबन 15 दिन वहाँ पे कैंपेनिंग किए और 50 से भी ज़्यादा सभाएं किए, तो कैंपेनिंग के दौरान आपने क्या देखा और ये जो नतीजे आए हैं उसको कैसा आंकते हैं सर? मैं वहाँ पर 65 सभाएं मैंने की, जनाब कुशवाहा साहब के पार्टी के कैंडिडेट्स के लिए, बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट्स के लिए और फिर उसके बाद हम अपने पार्टी के कैंडिडेट्स के लिए कैंपेनिंग में हिस्सा लिए। तो हमारा तो मकसद ये था कि हम कुशवाहा साहब को अपना चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बनाकर पेश किए थे। हम तो इस डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट के लिए हम मेहनत कर रहे थे
अब तक जो नतीजे आए वो हमारी क्या बोलना चाहिए, हमारी ख्वाहिश के बरक्स हैं, उसका अपोजिट है। ये तो बिहार की जनता का फैसला है और जमहूरियत में आवाम का फैसला जो होता है वो नतीजा वही निकलता है। तो अब मैं कौन होता हूँ जब इतने बड़े बड़े सेफोलॉजिस्ट उनके प्रेडिक्शंस गलत निकले। तो असदुद्दीन ओवैसी तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार है। तो हम तो अपना जो काम करना था हम किए। हमारी लड़ाई जो है सीमांचल के इंसाफ की लड़ाई रही है और मैंने अभी शुरुआत में ये कहा कि सीमांचल न सिर्फ बिहार बल्कि भारत का सबसे बैकवर्ड एरिया है और जितनी पार्टीज को उनको सत्ता मिली, इख्तदार मिला, उन्होंने सीमांचल से इंसाफ नहीं किया। मिसाल के तौर पर जितने एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं वो या तो पटना, नालंदा या फिर दरभंगा के अतराफ में बनाए गए। एम्स लाया गया तो सीमांचल को उससे महरूम कर दिया गया। एक गवर्नमेंट का अस्पताल सीमांचल में नहीं है। हर साल बाढ़ की वजह से हजारों एकड़ जमीन कट जाती है, फसल बर्बाद हो जाती है और फसल का उनको मुआवजा जो 3 डिसमिल जमीन मिलना या उसका मुआवजा मिलना वो नहीं मिलता। सबसे ज्यादा पलायन वहां के नौजवान दिल्ली, हरियाणा, पंजाब जाकर वहां के खेतों में काम करते हैं। तो इसलिए हमारे लिए सीमांचल का डेवलपमेंट और मैंने आपको याद दिलाना चाहता हूं कि बहैसियते मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मैंने एक प्राइवेट मेंबर्स बिल भी पार्लियामेंट में दिया था कि आर्टिकल 371 के तहत एक रीजनल डेवलपमेंट काउंसिल बनाया जाए, जिस तरह हैदराबाद कर्नाटक रीजन में बनाया गया था, क्योंकि जब तक वो बनता नहीं उस इलाके से इंसाफ नहीं होगा। हमारे बिहार के अध्यक्ष और एमएलएज हम सब बैठेंगे, बात करेंगे, उसके बाद कुछ फैसला करेंगे। कितना हमको नहीं बोला गया, क्या क्या नहीं बोला गया। कि अगर पूरे 5 साल में अगर किसी पॉलिटिशियन को अगर गाली दी गई है तो अगर आप टॉप 3 निकालेंगे तो टॉप 3 में हमारा नंबर आएगा। क्या क्या आपने कुछ बाकी नहीं रहा ना बोलने के लिए। अब तो बी टीम, सी टीम, वोट कटवा, पैसे लेते हैं, फुला करते हैं। अब हम हेलीकॉप्टर में उड़ रहे तो कहा कि पेट्रोल फुला डाल रहा है। रिजल्ट आ रहे हैं तो कोई कहता है कि देखो इनका एक काम हो गया। तो ये सब बातें भी तो सामने है ना हमारे। तो ये तो देखना पड़ेगा, हम बैठ के बात करेंगे। आपने चुनाव लड़ा, 5 सीटें जीते आप, जहां आरजेडी जीतती रही है। आपको नहीं लगता कि बीजेपी को रोकने के लिए आप उनके साथ हाथ मिला सकते थे? एक तरह से जिन ताकतों को रोकने के लिए आप काम करते रहे उन्हीं को इनडायरेक्टली मदद कर दिया आपने। अभी वही बोला जा रहा है सर, आपके साथ इंडिपेंडेंट एमएलए को लेके बनाने की बात हो रही है। देखिए, मध्य प्रदेश में तो मैंने लड़ा। मैं क्या उड़ के गया था मध्य प्रदेश को? गुजरात में नहीं लड़ा। कैसे हार गए भाई? कर्नाटका हार गए। कितना बोले आप? बोलिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। नहीं मैंने भाई आप सुनिए, देखिए, आप अगर कोई ये समझ रहा है कि भारत में सीमांचल का वोटर किसी का गुलाम है या नौकर है, तो हम उसके जहन के जालों को साफ कर दिया। अभी वोटर सुप्रीम है, वोटर किसी का होस्टेज नहीं है। जो किसी को पसंद करेगा उसको वोट देगा। अगर कोई ये कहता है कि तुम क्यों लड़े, अरे मैं लड़ूंगा भाई, बंगाल लड़ूंगा, यूपी लड़ूंगा, भारत का हर इलेक्शन लड़ूंगा। मुझे क्या पूछना पड़ेगा किसी से मैं लड़ूं या ना लड़ूं? मैं इसलिए लड़ूंगा क्योंकि मुझे डेमोक्रेसी में भरोसा है। मैं इसलिए लड़ता हूं ताकि वो जो वॉइसलेस लोग हैं, जिनको डराकर कुचलकर उनका काम नहीं किया जाता, उनकी आवाज बनके उनकी लीडरशिप को पैदा किया जाए। तो ये तो खुश होना चाहिए ना कि भाई हम भारत की जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में कॉन्फिडेंस को बढ़ा रहे हैं। क्यों लड़े, कैसे लड़ना, क्या भाई मैं किसी के मातहत काम नहीं करता। मेरी पार्टी है, मुझे इख्तियार है अपनी पार्टी को फैलाने का। 5 साल पहले हम 6 सीट पे लड़े थे, एक पे भी कामयाबी नहीं मिली। तब किसका नुकसान हुआ, किसका फायदा हुआ? झारखंड में लड़ा, 1 सीट नहीं जीत पाया, किसका नुकसान, किसका फायदा हुआ? महाराष्ट्र हम लड़े, आप ही जाकर बैठ गए शिवसेना के गोद में, हम तो नहीं बैठे ना। तो ये जो अपने आप को ये समझते हैं कि बस हम ही जिंदा रखें सेकुलरिज्म को, हम उनसे कहना चाह रहे हैं कि भाई साहब बस करिए, आप नहीं जिंदा रखें सेकुलरिज्म को। आप खाली टीवी स्टूडियो में बैठकर ज्ञान देते हैं, जमीन पर आप नहीं जाते। आप इनका सिर्फ एक आर्टिकल लिख दो अखबार में, टीवी पर जाकर ज्ञान दे दो और ओवैसी को गाली दे दो।
दो गाली आप मुझे, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो आप कांग्रेस के बारे में नहीं, मैं सबके बारे में कह रहा हूं। मैं उन तमाम लोगों के बारे में कह रहा हूं जो ये समझते हैं कि MIM पार्टी को इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए।